नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने एक लक्ष्य रखा है कि देश के हर नागरिक को, जो आम नागरिक है वो चाहे गाँव में है या पहाड़ी क्षेत्रों में है, कैसे उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें, देश कैसे स्वस्थ बने, इसकी चिंता जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार कर रहा है और तमाम तरह की योजनाएं इसको लेकर शुरू की जाती हैं। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो भी उसी की एक पहल है। 4 साल पूरे हो रहे हैं, चौथी वर्षगांठ है, लिहाजा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, क्योंकि यह मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, आपसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कोरोना में जो कुछ हुआ उसने स्वास्थ्य की अहमियत को और दर्शाया है कि देश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना कितना जरूरी है। इसीलिए आज इस मुद्दे पे बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनंत भान जी, जो वैश्विक स्वास्थ्य जैव नैतिकता एवं स्वास्थ्य नीति शोधकर्ता हैं। अनंत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे जो काम कर रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव विकास शील जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर एक महत्वाकांक्षी स्कीम है स्वास्थ्य मंत्रालय की। लोगों को खासी उम्मीद रहती है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। क्या योजना है ये? 4 साल हालांकि हो चुके हैं और जो तैयारी चल रही है चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, वो क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में बातचीत करने के लिए। वर्ष 2018 में 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के जांगला में जी जब पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उद्घाटित किया था, उस समय एक लक्ष्य स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बांधा था कि दिसंबर 2022 तक हम 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित करेंगे। जी मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस लक्ष्य का जो समयबद्ध कार्यक्रम था, उसके मुताबिक हमें मार्च 2022 तक 1,10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने थे, जिसमें से 1,17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अब क्रियाशील हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शी सोच के अनुरूप आयुष्मान भारत कार्यक्रम का जब लॉन्च किया था, तो उसमें 2 पिलर्स प्रारंभ किए गए थे। पहला पिलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का था, जो 14 अप्रैल को शुरू किया गया, जिसमें ये लक्ष्य था कि लोगों को उनके घर के समीप उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज मिलें और जितने भी प्रकार के रोग या बीमारियां हैं उनका जल्द से जल्द पहचान करके समुचित उपचार की सुविधा इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से मिले। जी इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी प्रोग्रेस को उचित लाइफस्टाइल से रोका जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए वेलनेस का एक नया कंपोनेंट इस प्रोग्राम में लाया गया, जिसके माध्यम से उद्देश्य ये है कि लोगों को रोगों से बचने और अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किस प्रकार से अवेयर किया जाए, किस प्रकार से उस पर काम किया जाए, उसके लिए एक वेलनेस कंपोनेंट भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर है। जो दूसरा कंपोनेंट आयुष्मान भारत का था, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का था, जिसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है और अस्पताल में इलाज कराने पर होने वाले व्यय के प्रति, और क्योंकि ये ऐसा व्यय अकस्मात या अचानक रूप से किया जाना होता है, कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए PMJAY के तौर पर दूसरा पिलर शुरू किया गया। उसी को थोड़ा विस्तार करते हुए सरकार ने 2021 में आयुष्मान भारत के 2 नए पिलर और लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आई, वैसी कोई भी कठिनाई भविष्य की किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में ना आए, उसके लिए देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, तैयार करना, उसके प्रति काम हो रहा है।
और चौथा जो मिशन आयुष्मान भारत के अंतर्गत लॉन्च किया गया है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके अंतर्गत नागरिकों को एक यूनिक हेल्थ आईडी आभा के तौर पर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तौर पर दिया जाएगा और उनके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की व्यवस्था होगी। इन सभी प्रयासों से उद्देश्य ये है कि लोगों को घर के समीप समुचित गुणवत्तापरक और सस्ता इलाज सुलभ हो सके, ताकि जो स्वास्थ्य पर होने वाला जेब खर्च है उसमें कमी लाई जा सके। जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी यही उम्मीद करता है कि उसे घर के पास में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, और आयुष्मान भारत के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो उसी जो लक्ष्य है उसी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो 4 साल की यात्रा अब तक रही है उसको लेकर भी तमाम तरह के पहलू भी हैं, सवाल भी हैं, जिज्ञासाएं भी हैं। मैं अनंत जी आपसे जानना चाहूँगा, जो 4 साल का इसका सफ़र रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई है, कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है? धन्यवाद मनोज जी मुझे जोड़ने के लिए, और आभार इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। तो देखिए, जैसे कि विकासशील जी बोल रहे थे, ये जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का 2018 से जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये पहले शायद फिर से रीइंफोर्स करना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज तक जो हमारा स्वास्थ्य सेवाएं रही हैं वो कई बार डिजीज फोकस्ड रही हैं। अगर कोई बीमारी होती है उसके लिए हम ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाते हैं, रेफरेंस सेंटर बनाते हैं, बट हमें ये देखना होगा कि आगे बढ़ते हुए अगले 20-30 साल में हमें जानना है कि भारत में कई टाइप के हेल्थ चैलेंजेस होंगे। हमें कोविड में भी देखने को मिला है। एक तो रहता है कि कम्युनिकेबल डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस रहते हैं वो तो चलते रहेंगे, नए शायद आएंगे भी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमारा बर्डन बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो गई, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गई, और एक तीसरा पहलू भी होता है जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा कि भारत के हर प्रदेश में वो इश्यू रहता है। तो इन तीनों चैलेंजेस को अगर फेस करना है तो हमें एक तरीके से एक्सेसिबल केयर लानी होगी, क्योंकि वो उसमें आप चाहते हैं कि जो टाइम टू केयर है, जब अगर कोई बीमार है या किसी को किसी भी स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है तो उसे ज्यादा समय नहीं लगे वो एक्सेस करने में। तो वहाँ पे इस टाइप का एक सेंटर होना जो कम्युनिटी के पास है, जहाँ पे बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और साथ में एक प्रमोशन और प्रिवेंशन पे भी फोकस रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन को किसी टाइप का डिजीज हो, हम उससे पहले ही उसको कैसे प्रिवेंट कर सके, हम कैसे जल्दी स्क्रीनिंग कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, अगर उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको लिंक करें, फॉलोअप की जरूरत है तो वो करें। तो उसके लिए इस टाइप का एक सेंटर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये सेंटर सब स्टार्ट हो गए हैं, विकासशील जी ने आपको डेटा भी बताया, अब नए एक कैडर को भी पहली बार बहुत सालों के बाद इंट्रोड्यूस किया है हेल्थ सेंटर में, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहलाते हैं, CHO कहलाते हैं, जो कि एक मिड लेवल केयर प्रोवाइडर है, जिनको क्लिनिकल ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत दी गई है। वो इस सेंटर को लीड करते हैं और ये देखते हैं कि प्रिवेंशन प्रमोशन पे फोकस रहे, बट एक लिंकेज टू केयर भी रहे और फर्स्ट लेवल केयर भी प्रोवाइड की जा सके। तो इन चीजों के कारण मुझे लगता है कि अभी तक काफी एक्सपेंशन हुआ है, कई सेंटर खुले हैं, बट ऑब्वियसली अब जो इम्प्लीमेंटेशन फेज रहेगा, जब 1.5 लाख हमारे इस साल के एंड तक खुले हो जाएंगे हमारे सेंटर, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे हेल्थ सिस्टम में, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी हमारा भारत का जो सिटीजन है उसे केयर पास में जल्दी और अच्छी क्वालिटी से मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल अनंत जी, इसलिए कहा भी जाता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो हैं वो स्वास्थ्य ढांचे के सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये सेंटर अंत्योदय के विचार के साथ स्वस्थ सेवाएं जो उपलब्ध हो सकें उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर विकास जी ये उठता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हुआ करते थे, वो भी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करते हैं, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दोनों में अंतर क्या है? और हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो हैं इस पर सुविधाएं कौन सी मिलती हैं? ओके जी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की परिकल्पना आने के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सामान्यतया हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का जो ध्यान था वो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित था जी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, नवजात शिशुओं की देखभाल और उनका टीकाकरण, इसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासन चला रहा था और इनको आगे और भी इम्प्रूव किया जा रहा है। परंतु जो कंट्री का हेल्थ प्रोफाइल है, जो डिजीज़ बर्डन है, उसमें एक शिफ्ट ऐसा देखा गया जिससे ये परिलक्षित हुआ कि अब जो आबादी में
डिजीज़ बर्डन है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस और आरसीएच से हटकर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की दिशा में जा रहा है जी। यानी ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट की, डायबिटीज़ के मैनेजमेंट की और कैंसर्स के मैनेजमेंट की। इसके अलावा अन्य जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनकी विशेष समस्याएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी को ध्यान में रख के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की परिकल्पना की गई, जहां पर पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सीमित पैकेज ऑफ सर्विसेज था। अब उसको एक एक्सपैंडेड रेंज ऑफ पैकेजेस ऑफ सर्विसेज है, जिसके अंतर्गत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स, ईएनटी, पैलिएटिव केयर, बेसिक इमरजेंसी केयर जैसी सुविधाएं अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर इंट्रोड्यूस की गई हैं। साथ ही साथ पहले जहां उप स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल 7 तरह के टेस्ट हुआ करते थे जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से ज़्यादातर रिलेटेड होते थे, अब वो बढ़कर उनको 14 कर दिया गया है। तो 14 प्रकार के टेस्ट अब हेल्थ सब सेंटर लेवल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में होते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पहले 19 तरह के टेस्ट होते थे, अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जब वो तब्दील हो रहे हैं तो वहाँ 63 यानी 63 तरह के टेस्ट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से जो दवाइयाँ वितरित की जाती हैं शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों से, उनमें भी विस्तार किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अब 105 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 172 तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और ये सभी जो जांच और दवाइयाँ हैं ये निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जी। दूसरा, एक कोविड के समय में हमने ये साबित करके दिखाया कोविन जैसे एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में किया जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सीधे डॉक्टर से बातचीत करने की व्यवस्था की गई। जी। पहले मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। तो वही मैं शेयर कर रहा था कि अब टेली कंसल्टेशन की सुविधा हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध होगी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, वो सीधे मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर से बात कर सकेंगे, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जहाँ पे डॉक्टर होते हैं वे सीधे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर सकेंगे। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि लोगों को जो डॉक्टरी सलाह है वो भी घर के समीप एक निर्धारित कम से कम समय में तत्काल अवेलेबल हो सकेगी। और इसके लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी तक करीब 87,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर टेली कंसल्टेशंस की व्यवस्था हो चुकी है। ये व्यवस्था करीब 22,000 टेली कंसल्टेशन हब्स के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं इस पे वैक्सीनेशन का भी कुछ कार्यक्रम चलता है क्या? जैसा मैंने बताया, उप स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे हैं वो काफ़ी समय से जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसका कार्यक्रम करते हैं। जी। तो वो सुविधाएं तो यथावत हैं ही। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर भी टीकाकरण की सुविधाएं हैं, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की टीम्स जो हैं उनको इस प्रकार से काम बांटा गया है कि वो केवल केंद्र पर ही नहीं बल्कि हर गाँव में जाकर भी टीका लगाएं। जी। अनंत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना मानी जा रही है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं वो बहुत बड़ी एक आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, हेल्थ और वेलनेस दोनों का काम कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पे जो चर्चा होती है हमारे देश में वो होती है कि शहरों में तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन क्या ये योजना जो हमारे कस्बे हैं, हमारे जो गाँव हैं और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें भी क्या ये योजना ज़मीन पर उतर रही है, लोगों तक पहुँच रही है? धन्यवाद मनोज जी। सो आपने बिल्कुल सही बात की कि शहरी इलाके जो है भारत के, वहाँ पे क्योंकि वैसे भी आपके पास पब्लिक सेंटर्स रहते हैं बट प्राइवेट सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे कि बताया, अस्पताल होते हैं या छोटे छोटे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स होते हैं। प्रॉब्लम आती है ग्रामीण इलाकों में, प्रॉब्लम आती है ट्राइबल हैमलेट्स में, और वहीं पे सबसे ज्यादा सशक्तिकरण की एक तरीके से जरूरत है हमें हेल्थ सिस्टम की। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे जैसे हमारे एक्सपैंड होंगे, अभी तो हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली नंबर्स और बढ़ेंगे अगले कुछ सालों में, और तब हम अपना जो नेशनल कवरेज और फुटप्रिंट है वो बढ़ाते रहेंगे। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक तरीके से हमारे रूरल और ट्राइबल हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में ही लगेगा। तो आपका जो आपकी टिप्पणी थी वो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे हमारे थोड़े से खामियां रह गई है, एक्सेस में थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, वहाँ पे
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे विकासशील जी बोल रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है कि हम एक लाइफ साइकिल अप्रोच ले रहे हैं। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमारे जो टच पॉइंट्स होते थे वो तभी होते थे जब वो प्रजनन की एज में आते थे, वो रिप्रोडक्टिव एज में आते थे, तब उन पे शायद ध्यान ज्यादा जाता था हमारा। बट अगर हम सोचे कि बच्चे हो गए, एडोलेसेंट्स हो गए, यूथ हो गए, एडल्ट्स हो गए और एल्डरली हो गए, इन सब के जो यूनिक हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम एक्सेसिबल केयर कैसे ला सके और प्लानिंग कैसे कर सके कि उन्हें सपोर्ट मिल सके, तो उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रह सकेगा। तो 1.5 लाख इस साल के एंड तक होंगे, बट ये जर्नी कंटिन्यू होनी चाहिए और कवरेज बढ़ता रहना चाहिए, नंबर्स बढ़ते रहने चाहिए और साथ साथ में क्वालिटी सर्विसेज भी एक्सपैंड हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जी विकास जी, एक जब कोई मरीज किसी केंद्र पर जाता है, प्राथमिक केंद्र पे या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की उम्मीद करता, तो वो एक उम्मीद करता है कि वहाँ मैं जाऊँगा, डॉक्टर मिलेंगे, दवा मिलेगी, जैसे एक आम तौर पे लोग सोचते हैं। इसमें एक वेलनेस शब्द जुड़ा हुआ है, इससे क्या तात्पर्य है, क्या अलग है इससे? मतलब हेल्थ तो है इसमें और वेलनेस भी है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वेलनेस का जो एक नया कंपोनेंट स्वास्थ्य के पैराडाइम में आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसका उद्देश्य ये है कि हम समुदाय को अवेयर करें, समुदाय को जागृत करें हेल्दी लाइफस्टाइल्स के प्रति और हेल्दी डाइट्स और पौष्टिक भोजन के प्रति। जी। यदि इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उससे कई सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसी को थोड़ा संस्थागत स्वरूप देने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर महीने में 10 दिन कोई ना कोई वेलनेस एक्टिविटी आयोजित की जाए। वो योगा हो सकता है या कोई भी स्थानीय खेलकूद की गतिविधि हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पे जुम्बा और एरोबिक्स जैसे एक्टिविटीज़ भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयोजित की जाती हैं। पर ये पूरी तरह से स्थानीय परिवेश पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है। अभी तक जो हमने पिछले 3 साल में जो काम किया है उसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक योगा सेशंस इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे आयोजित हुए हैं जी, जिसमें सामान्यतया गांव के स्थानीय लोग भाग लेते हैं और इसके माध्यम से एक सतत संवाद की एक प्रक्रिया स्थापित होती है जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपने वेलनेस से संबंधित मैसेजेस पहुंचा पाते हैं। और जब लोग आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तो उससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रति भी उनका थोड़ा भरोसा भी बढ़ता है कि जहां वेलनेस की एक्टिविटी होने के लिए वो इकट्ठे होते हैं तो जो हमारा स्टाफ है उनसे थोड़ी जान पहचान भी होती है और ये भरोसा भी बढ़ता है कि अगर कभी इलाज की ज़रूरत पड़े तो वो सुविधा भी तुरंत मिल जाएगी। जी चलिए, वेलनेस की दृष्टि से जो कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो बात मैं अनंत जी से भी जानना चाह रहा था, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि यह माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत बेहतर हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और इस योजना को जब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसकी तरफ फोकस इस योजना के तहत अधिक किया जा रहा है, ताकि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे जो कस्बे हैं, उनमें लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिल सके। तो ग्रामीण दृष्टि से, कस्बे की दृष्टि से उसे आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ग्रामीण परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्यतया जैसा कि आनंद भान जी ने भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को एक्सेस के बहुत सारे साधन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि शासन अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है तो लोगों के पास फिर परंपरागत डॉक्टर्स या इस प्रकार के लोगों के पास जाने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो 5000 की आबादी पर एक हैं। सामान्यतया 4-5 गाँव के बीच में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित है जी, जिसके माध्यम से लोगों को आधे घंटे 1 घंटे की दूरी के भीतर इलाज की सुविधा अब उपलब्ध हो रही है। ये भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 4 साल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो अभी हमारे 1,17,000 हैं, 2 महीने पहले तक ये संख्या करीब 1 लाख के आसपास हुआ करती थी। इनमें कुल मिलाकर 85 करोड़ फुटफॉल्स दर्ज किए गए हैं। यानी लोगों की आवाजाही किसी न किसी कार्य को लेकर, किसी न किसी बीमारी को लेकर, किसी न किसी लक्षण के कारण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर हुई है।
और ये भी ध्यान देने की बात है कि इसमें से 80% से अधिक जो कार्य हुआ है या जो लोगों को सुविधाएं मिली हैं वो कोविड के दौरान मिली हैं। हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जब कोविड शुरू नहीं हुआ था उस समय करीब 20,000 के आसपास ही हुआ करते थे, और पिछले 2 साल में कोविड की चुनौती के बावजूद राज्य सरकारों के साथ मिलके करीब 1,17,000 तक हम पहुंच पाए हैं। और इस दौरान जब तमाम तरह के स्थानीय बंधन कोविड के परिप्रेक्ष्य में लगाए गए थे, उसके बाद भी इन संस्थाओं से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, और यही प्रदर्शित करता है कि इसकी कितनी उपयोगिता है। और आगे चलकर जैसे जैसे हम इसमें सुविधाओं का और विस्तार करते जाएंगे, ये सेंटर्स हम ये मानते हैं कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए पहली पसंद होंगे, और उस प्रकार से इनका विकास किया जाएगा। विकास जी, वैसे तो आमतौर पर सारी सुविधाएं सरकार की मुफ्ती होती हैं, इसमें शुल्क वगैरह भी कुछ क्या है या नहीं है, या जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो क्या बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सभी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, चाहे वो डॉक्टरी सलाह हो, चाहे टेली कंसल्टेशन हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स या जांच का मामला हो, चाहे दवाइयाँ हों, सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। उसके लिए पर्याप्त धनराशियाँ भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टेट्स को उपलब्ध कराई जाती है। स्टेट्स भी अपने स्तर पर इन सुविधाओं का विकास करते हैं। जी जी, इसमें जो राज्य सरकारों की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं, जन भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार की कोई भी योजना होती है उसमें अगर जन भागीदारी नहीं होगी या राज्य सरकारों की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जिस तरह से कर रहा है, उसमें राज्यों की भागीदारी, इस पक्ष को आप कैसे देखते हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, राज्य सरकारें इस पूरी योजना के क्रियान्वयन में हमारे सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं, और जो भी उपलब्धियां हम आपको बता रहे हैं कि इतने सेंटर्स बने, इतने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, इतने स्थानों पर टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं विकसित की गई हैं, ये बिना राज्य सरकारों की सहभागिता के संभव ही नहीं है। तो इसका पूरा श्रेय जहां तक हमें जाता है वहीं तक राज्य सरकारों को भी जाता है। जो भी कमियां हैं वो भी हमने मिल बांट कर ही दूर करनी है जी। केवल इतना जरूर कहना चाहूँगा कि समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक जन आरोग्य समिति की अवधारणा की गई है, जो स्थानीय पंचायत अथवा नगरीय निकाय के जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में वो समिति गठित की गई है, ताकि वो उस केंद्र के कार्यकलापों की न सिर्फ निगरानी रख सके बल्कि उन्हें और विकसित करने के लिए मदद भी कर सके। जी विकास जी, आने वाले समय में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे क्या योजना में? क्या कुछ नया और करने की योजना है? आने वाले समय में ये लक्ष्य है, पहला लक्ष्य तो ये है कि दिसंबर 2022 तक हमें 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का माइलस्टोन अचीव करना है जी। दूसरा लक्ष्य ये है कि जो हमारे एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, जो ENT की सर्विस है या आँख से संबंधित समस्याओं की सर्विसेज हैं या पैलेटिव केयर की सर्विस हैं, बेसिक इमरजेंसी केयर की सर्विसेज हैं, उनका अच्छे से विस्तार सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर करना है जी। और टेली कंसल्टेशन को और सुदृढ़ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण पहलू है आनंद जी। मैं ये आपसे समझना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कोरोना काल में जिस तरह से तमाम तरह के जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग, उसे आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर की बात कर रहे हैं, जिसकी तरफ विकास जी ने भी कुछ रोशनी डाली है, आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है, इसलिए भी क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी का रीच है वो ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में बहुत बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आजकल फ़ोन होते हैं, बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन भी होते हैं, तो जो डेटा का अवेलेबिलिटी है, जो एक्सेस है, उसको अगर हम लेवरेज नहीं करें, यूज़ नहीं करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे होंगे। दूसरी बात यह है, किसी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कोई भी काम करना चाहें, उसके लिए एविडेंस बेस और डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमारा डेटा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि सबसे हमारा अग्रिम एक तरीके से हेल्थ फैसिलिटी है, सबसे पास में एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज, वहीं से अगर हमारे पास डेटा अच्छी तरीके से आने लगे और जल्दी से जल्दी आ पाए टेक्नोलॉजी के उपयोग से, तो फिर हम अपना रिस्पॉन्स भी उतना जल्दी कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कहीं पे 2-3 केसेस हमें पता चलते हैं कि हुए हैं, तो
क्विकली उसके लिए रिस्पॉन्स हो सकता है, जैसे कि आउटब्रेक रिस्पॉन्स कहा जाता है, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसको वहीं रोक पाए स्प्रेड होने से, अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज है। तो टेक्नोलॉजी का उसलिए बिल्कुल प्रयोग हो सकता है। टेली कंसल्टेशन की बात विकास जी कर रहे थे, क्योंकि हर जगह डॉक्टर को पहुंचा पाना, स्पेशलिस्ट को पहुंचा पाना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन अगर सीएचओ जो बैठे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, वो पेशेंट को उसी टाइम पे कनेक्ट कर सके स्पेशलिस्ट से, तो उनका जो इनपुट है वो लेके एक ट्रीटमेंट इनिशिएट की जा सकती है, रेफरल इनिशिएट किया जा सकता है, ताकि हम कोशिश कर सके कि अर्ली ट्रीटमेंट हो सके और अर्ली रेफरल हो सके, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो एक्सेस के कारण कुछ उसको हार्म हो या लॉस हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी को अगर सही तरीके से लेवरेज करें तो बहुत फायदे हो सकते हैं, और ये फायदे जल्दी भी हमें शायद देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। आनंद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।